Should we buy our dream house? If yes, then what is the best time to buy it? Or if no, then what is the best alternative? Let's see in this video. Buying a house is one of the most important and difficult decision in one's life. What makes it difficult and important we will see in this video. But before that, if you are new on the channel, then please don't forget to subscribe it. Buying own house is an emotional decision. A middle class person can relate the feeling of having a own house. एक मिडिल क्लास पर्सन का बचपन का सपना होता है कि मेरे पास एक खुद का घर होना चाहिए. Having an own house gives mental peace to middle class people. Then to बहुत सारे middle class people अभी भी confused हैं कि क्या हमें खुद का घर लेना चाहिए कि नहीं. Today I will present in this video all the pros and cons of buying a house or renting a house. From start to end of this video मैं ऐसा assume करता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. एंड मिडिल क्लास फैमिली जब भी अपना घर लेती है तो वो होम लोन की मदद से लेती है बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इट विद हेल्प ऑफ कैश, इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश. तो जब भी एक मिडिल क्लास पर्सन खुद का घर लेता है तो उसे 4 तरीके की कॉस्ट बेयर करनी होती है. नंबर 1, डाउन पेमेंट. अभी जैसे मैंने कहा कि मिडिल क्लास पर्सन लोन की मदद से ही खुद का घर लेता है तो बैंक 100% लोन प्रोवाइड नहीं करती है. 75 to 80% ही बैंक फाइनेंस करती है लोन. तो जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है वो इंडिविजुअल को खुद से अपनी पॉकेट से पे करना होता है. तो उससे हम कहते हैं डाउन पेमेंट. नंबर 2 विच इज़ EMI. अभी डाउन पेमेंट करने के बाद पर्सन को रेगुलर इंटरवल्स पे एक EMI, फिक्स्ड EMI, फ्लक्चुएट भी होती है कभी कभी, वो पे करनी होती है बैंक को. तो EMI में तीन पार्ट इंक्लूड होते हैं. पहला प्रिंसिपल पेमेंट, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा अदर एक्सपेंसेस. ये 3 पार्ट इंक्लूड होते हैं EMI इंस्टॉलमेंट में. तो ये भी एक कॉस्ट बेयर करना होता है पर्सन को अगर उसको खुद का घर लेना है तो. नंबर 3 इज मेंटेनेंस कॉस्ट. आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आप उस घर को मेंटेन भी करोगे, कलरिंग कराओगे, फर्नीचर चेंज करोगे, या कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट आपको बेयर करना होगा. तो वो भी कॉस्ट आपके अपने पॉकेट से ही पे करना होगा. नंबर 4 एंड द लास्ट वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो जो आप रेगुलर इंटरवल पे EMI पे कर रहे हो या जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ओके, तो वो आप अपने पॉकेट से पे कर रहे हो. तो वो अगर आप पे नहीं करते तो कहाँ होते, आपके बैंक अकाउंट में होते. बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर, या आपने FD में इन्वेस्ट किया होता, किसी में इन्वेस्ट किया होता लेट्स से, तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता. तो वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. 4 टाइप के कॉस्ट आपको बेयर करने होंगे या आपको अपने पॉकेट से पे करने होंगे अगर आप खुद का घर लेते हो, इवन दो इफ़ यू आर टेकिंग होम लोन फॉर बाइंग योर ओन हाउस. अभी हम बात करते हैं इस कॉस्ट की जो आपको बेयर करनी होती है जब भी आप एक घर रेंट पे लेते हो. तो उसमें पहला कॉस्ट आता है डाउन पेमेंट का. कई बार टेनेंट को 2-3 महीने की रेंट साथ में पे करनी होती है. लैंडलॉर्ड उससे कहता है कि आपको 2-3 महीने की साथ में रेंट पे करनी है, तो एक लमसम अमाउंट आपको पे करना होता है. तो उससे हम डाउन पेमेंट ही कहते हैं. बट जो ये डाउन पेमेंट लोन के डाउन पेमेंट से काफ़ी कम होता है. नंबर 2 एंड द लास्ट कॉस्ट इज रेंटल पेमेंट. जैसे आप लोन में रेगुलर EMI पे करते हो तो इसमें आप रेगुलर टाइम पे, रेगुलर इंटरवल पे रेंटल पेमेंट पे करते हो. अभी हम डिफरेंस समझेंगे कि दोनों में से क्या ऑप्शन अच्छा है. तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे. लेट्स से एक घर का कॉस्ट है 1 CR. नॉर्मल होम लोन का इंटरेस्ट रेट है 8 to 9% होता है. तो हम लोग लेट्स से 9% लेते हैं. हाईएस्ट हम लेते हैं 9% जो आपको इंटरेस्ट पे करना है. ओके, पीरियड ऑफ द लोन हम ले रहे हैं 20 ईयर्स. एंड रेंटल यील्ड. अब ये रेंटल यील्ड क्या होता है? रेंटल यील्ड की फॉर्मूला होती है एनुअल रेंटल पेमेंट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द हाउस. ये परसेंटेज टर्म्स में होता है. एनुअली कितना आप रेंट पे कर रहे हो इन परसेंटेज टर्म्स, उसको बोलते हैं रेंटल यील्ड. रेंटल यील्ड इंडिया में होता है 1 to 3% के आसपास. तो हम मैक्स टू मैक्स 3% होता है, तो 3% हम ले रहे हैं. प्राइस था 1 CR, पीरियड था लोन का 20 ईयर्स का. एंड हम समझ रहे हैं कि 20% हमको खुद से पॉकेट से 20% हमको खुद के पॉकेट से पे करना पड़ेगा एंड 80% लोन हमको बैंक देगा घर खरीदने के लिए. तो रेंटल यील्ड 3% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है. अभी यहाँ पर एक और कंपैरिजन आता है बिटवीन रेंटल यील्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, होम लोन. इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, रेंटल यील्ड इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन.
एंड इन डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएस, दुबई, वहाँ पर रेंटल यील्ड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अभी ऐसा क्यों? बिकॉज पीपल बिलोंग टू इंडिया और डेवलपिंग नेशंस, उनका इंटरेस्ट इतना नहीं होता है या वो अट्रैक्टेड नहीं होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन रियल एस्टेट। दे आर इंटरेस्टेड और दे आर अट्रैक्टेड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, पेंशन फंड्स या प्रोविडेंट फंड। बट पीपल बिलोंग फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस, दे आर इन्वेस्टिंग इन रेंट, दे आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। सेकेंड रीज़न ये भी हो सकता है कि इंडिया में या डेवलपिंग नेशंस में जो घर का प्राइस होता है कंपैरेटिवली हायर होता है डेवलप्ड नेशन से, तभी लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं रियल एस्टेट में। एंड डेवलपिंग नेशंस में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो द रीज़न जिसकी वजह से रेंटल यील्ड कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। एंड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देर इज इनकम इंस्टेबिलिटी। तो इनकम इंस्टेबिलिटी की वजह से जो लोगों की इनकम है, सैलरी है, वो स्टेबल नहीं है, तो लोग इतना हैफ्टी इन्वेस्टमेंट क्यों लेंगे, इतना हैफ्टी इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? दैट्स वाई पीपल फ्रॉम इंडिया लोग जाते ही नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि लोग नहीं चाहते, बट बहुत ही कंपैरेटिवली लो रेशियो है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में। ओके, हम फिर से अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। तो ईयरली आप बैंक को 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करोगे, तो 1 CR का 9% होता है 9 लाख रुपीज़। एंड अगर आप रेंट का कैलकुलेशन करोगे तो 1 CR का 3% होता है 3 लैक्स, तो आप ईयरली 3 लाख रुपीज़ रेंट पे करोगे। अभी दोनों डिफरेंस देख के आप इजीली बोलोगे कि इट्स बेटर कि मैं रेंट पे लेता हूँ, बाय नहीं करता हूँ, रेंट पे लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 लैक्स पे करना है, 9 लैक्स कौन पे करेगा? मैं ये मान के चलता हूँ कि आप रेंट पे लेंगे, खुद का घर परचेज नहीं करेंगे। आपको एक कॉस्ट सेविंग होता है, 3 लाख रुपीज़ रेंट पे करोगे, बाकी का जो रिमेनिंग 6 लाख रुपीज़ है वो आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर लोगे। और आप इन्वेस्ट करोगे वहाँ कहीं पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, FD में डाल दोगे, और उस पर आपको जो रिटर्न मिलेगा 20 ईयर्स के बाद आपको एक कॉर्पस फंड जमा हो जाएगा, एक बड़ा सा फंड आपके पास रहेगा। देन आप एक अपना खुद का घर परचेज कर सकते हो। तो बस आपको कंपेयर करना है रेंटल यील्ड को रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अगर जो ज़्यादा है, जैसे इस एग्जाम्पल में 3% था, तो आपने रेंट को चुना कि रेंट पे करना इज़ अ बेटर ऑप्शन और इज़ अ सेफेस्ट ऑप्शन, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा मैं इन्वेस्ट कर लूँगा। बट ये इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको कंपेयर करना है दोनों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, रेंटल यील्ड भी ऊपर नीचे होता रहता है। एंड आपको वो भी देखना है कि आप जो पर्सन है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वेदर ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके रेंटल यील्ड कितना फ्लक्चुएट होगा या आपका डिफरेंस कितना होगा रेंटल यील्ड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। एंड अनदर थिंग इज, अगर आपके पास एक फंड भी आ गया, आप जो रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो वो भी देखना है कि आप जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि 20 ईयर्स तक आप इन्वेस्ट करोगे, 20 ईयर्स के बाद आप एक आप अफोर्ड कर पाओगे खुद का घर लेना, बिकॉज आपके पास एक फंड जमा हो जाएगा। बट जो 1 CR प्राइस है वो 1 CR नहीं रहेगा 20 ईयर्स के बाद, वो भी बढ़ जाएगा। तो आपको वो भी देखना है कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, रिमेनिंग 6 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया मैंने, वो कितने % से ग्रो हो रहा है, और जो प्राइस ऑफ द हाउस है वो कितने % से बढ़ रहा है। तो उसको भी कंपेरिजन करना है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं इफ़ यू वांट टू बाय योर ओन हाउस, या आपको डिसीजन लेना है कि क्या मुझे खुद का घर लेना है कि रेंट पे रहना है। जितना आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग या एनर्जेटिक रहोगे 20-25 की एज में, जितना अभी आप एनर्जी लेवल आप में हाई है, आप में जज्बा है कुछ करने का, आप इतने स्ट्रॉन्ग आप एट द एज ऑफ 40-45 में नहीं रहोगे। तो अगर आपके पास उतना सम 45 की एज तक नहीं बन पाता, तो उसके बाद आप लोन तो ले ही नहीं पाओगे। अगर उस एज में आप लोन लोगे तो आप EMI कैसे पे करोगे? तो आपको ये भी देखना है कि कितने का लोन लेना चाहिए। तो आपको वो भी सब एक फैक्टर्स कंसीडर करना है, क्योंकि 45 की एज में आप केपेबल नहीं रहोगे उतनी सेम इंटेंसिटी के साथ वर्क करने का जितना आप अभी की एज में हो। जितना आप यंगर एज में आप कितना आप स्ट्रांग हो, आप में एनर्जी लेवल हाई है, तो सेम एनर्जी 45 की एज में नहीं रहेगी। फ्लिप साइड ये हो सकता है कि जब भी आप 20 की और 25 की एज में हो, तो आप पे पहले से ही बहुत सारा प्रेशर होता है, खुद के करियर का प्रेशर होता है, जॉब का प्रेशर होता है, एंड बहुत सारे हेल्थ पे आपको फोकस करना होता है, एंड मैरिज इज ऑल्सो बिग प्रेशर होता है कि राइट पार्टनर चूज करना। तो इतने सारे प्रेशर्स के बाद आप अगर एक और अपने को प्रेशर डालोगे लोन का, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हमको कंसीडर करने हैं। ये भी फैक्टर कंसीडर करना है कि क्या ये आपका जो लोन आप ले रहे हो, लोन की मदद से घर ले रहे हो, क्या ये सही है, क्या इसका प्रेशर आप ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। तो हम कैसे देख सकते हैं कि क्या मैं ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, कि तो आपको अपनी इनकम देखनी है, कितना आप मंथली अर्न कर रहे हो।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि बोथ पार्टनर्स हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्न करते हैं, तो आपको दोनों की इनकम देखनी है या आपकी मंथली सेविंग्स देखनी है फैमिली की, पूरे घर की। उस हिसाब से आपको लोन लेना चाहिए। अगर आपको अभी अर्ली एज में खुद का घर लेना है तो आपको अपनी सेविंग्स देखनी चाहिए, उस हिसाब से आपको अपना घर लेना चाहिए। हमें एट द एंड ये डिसीजन खुद ही लेना होता है कि खुद पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको प्लान करें। तभी मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट भी होता है बट डिफिकल्ट भी होता है, इसको हमको प्लान करना है। ये सब सारे जो फैक्टर्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेंटल यील्ड कितना है, या जो मैं जहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा वो कितना % से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, कि हर साल घर के दाम कितने रेट से बढ़ रहे हैं, तो ये सब सारे फैक्टर्स हमको देखने होते हैं, तब जाके हमें एक डिसीजन लेना है। खुद की इनकम देखनी है, जिस देश में हम रह रहे हैं उसकी ग्रोथ देखनी है। जैसे मैंने बताया कि डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस में अलग अलग होता है रेंटल यील्ड का कैलकुलेशन। अगर आप होम लोन की मदद से खुद का घर लेते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी होता है। जितना प्रिंसिपल पे करते हो तो उतना आप डिडक्शंस में भी दिखा सकते हो जब आप ITR फाइल करते हो। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है जब आप होम लोन लेते हो या होम लोन पे आप अपना घर परचेज करते हो। ये सब प्लानिंग करोगे, इन सब कैलकुलेशन करोगे तो आप 20 साल 25 साल तो वहाँ पर रहोगे, तो आपको एक ही घर में आपको रहना पड़ेगा। बट अगर आप रेंट बेसिस पे रहोगे, रेंटल बेसिस पे रहते हो, तो आपको एक सर्टन पीरियड के बाद आप घर चेंज कर पाओगे। इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप घर चेंज करो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट घर पे रह सकते हो। या आपका काम, आपका जो वर्क फोर्स है आपको अलाउ नहीं करता एक जगह पे रहने के लिए। आपका वर्क फोर्स ऐसा है कि आप डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैवल करते हो, माइग्रेट करते हो डिफरेंट प्लेसेस पे, तो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप खुद का कर लो। तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप रेंट पे बेसिस पे रहो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस आप इंजॉय कर सकते हो, डिफरेंट फीलिंग्स आप ले सकते हो। ये आपको रेंटल का जो ऑप्शन, ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है या आपको एक चॉइस देता है, बट खुद का घर आपको ये चॉइस नहीं देता है। रॉबर्ट कियोसाकी, हु इज़ अ फेमस ऑथर ऑफ रिनाउंड बुक नेम्ड एज रिच डैड पुअर डैड, उन्होंने ये कहा है कि जो आप खुद का घर लेते हो वो एक एसेट नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि जो हम खुद का घर ले रहे हैं वो एसेट है, बट रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि आपका खुद का घर वो एसेट नहीं होता है, वो लायबिलिटी होता है। जैसे कि मैंने आपको जो भी कॉस्ट बताए कि जब आप खुद का घर लेते हो तो आपको कुछ कॉस्ट बेयर करने होते हैं, तो उसमें मैंने बताया था मेंटेनेंस कॉस्ट, तो वो आपके अपने पॉकेट से जाने वाला है, तो आपको लायबिलिटी हो गया। एंड आप उस पर टैक्सेस पे करोगे, म्यूनसिपल टैक्सेस पे करते हैं हम लोग, बहुत सारी टैक्सेस पे करते हैं एक घर के लिए। घर को रजिस्टर करने के लिए टैक्स पे करनी होती है। तो उनका कहना यह है कि जो हमारा खुद का घर होता है वो एक लायबिलिटी होती है, ना कि एक एसेट होता है। तो ऐसा भी मानना है बहुत जगहों में, बट देन टू ये एक इमोशनल डिसीजन होता है, लोगों की फीलिंग्स, इमोशंस अटैच होते हैं खुद के घर से। तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि खुद का घर नहीं लेना चाहिए, बट अगर आपको खुद का घर लेना है तो ये बहुत सारी चीज़ों को आपको कंसीडर करना होगा, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होगी, तब जाके आप एक फुल फ्लेज प्लान बना सकते हो कि क्या आपको खुद का घर लेना चाहिए, क्या रेंट पे रहना चाहिए, या आप अगर रेंट पे रह रहे हो तो एट वॉट एज आपको खुद का घर लेना चाहिए। तो ये सब आपको प्लान करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा ये इंपॉर्टेंट डिसीजन भी है बट डिफिकल्ट भी है लेना। एंड अगर आप इन चीज़ों के लिए केपेबल नहीं हो, ये जो फैक्टर्स लगेंगे पूरी रिसर्च करने में, पूरी स्टडी करने में, अगर आप इतने केपेबल नहीं हो, बिकॉज हम लोग कॉमन मैन के पास इतना टाइम भी नहीं होता, इतना नॉलेज भी नहीं है इन सब चीज़ों को देखने के लिए, तो आप बहुत सारे ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स बैठे हैं, आप उनके पास जाके कंसल्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें देख सकते हो और प्लान कर सकते हो खुद का घर। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं अपनी लाइफ में कि क्या स्टडी करना है, कौन सा जॉब लेना है, शादी के लिए सब प्लानिंग करते हैं, तो इसमें भी प्लान करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज कि इमोशनल डिसीजन है, इमोशनल में बह जाना और कर ले लेना, जैसे कि मैंने कहा कि अपनी सेविंग्स को भी देखनी है, अपनी सैलरी को भी देखना है। कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि आपको, इट इज़ योर डिसीजन, आप किसी को भी मत सुनो। अगर सामने वाला पर्सन रेंट पे रह रहा है तो उसको देख के आप भी मत कहो कि मैं भी रेंट पे रहूँगा। आपका डिसीजन होना चाहिए, आप खुद से पूछो। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आपके मन में सवाल आएगा कि क्या मुझे खुद के घर में रहना चाहिए, खुद का घर लेना चाहिए कि रेंट के घर में रहना चाहिए, तो आप खुद से पूछिए और ये सब फैक्टर्स के बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कैपेबल हूँ खुद का घर लेने के लिए, होम लोन का EMI पे करने के लिए, देन ओके, इट इज़ गुड टू बाय योर ओन हाउस। आई होप मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर किए होंगे। देन टू आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है और कोई पॉइंट मैंने मिस कर लिया तो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसरेबल टू यू देयर। अगर आपको वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना जिसको ये डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या मुझे खुद का घर लेना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। दिस इज कुणाल शांगानी साइनिंग ऑफ। स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव।